हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंच रेवोल्यूशन के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। अब लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से जैकोबिन्स ने पावर जो है कैप्चर की और उसके बाद राजा पर देशद्रोह का आरोप लगा करके राजा लुइस 16 को फांसी पे चढ़ा दिया था, उसको मार डाला था। और उसके बाद उसकी वाइफ जो है मैरी एंटोइन थे, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। हाँ, बेसिकली उन्होंने कोर्ट में केस चलाया था, बट वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। कुल मिला के मतलब ये था कि केस चला करके उनको मार डाला गया। इसके बाद जो रॉबस्पियर का पीरियड है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर उस आदमी का नाम है, वो जो है लगभग 2 साल रूल करता है, 1793 से 1794। उसका जो पीरियड है वो रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंक का राज्य। अब जब नाम आप सुनते हो कि आतंक का राज, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई की जिसके कारण लोगों के मन में डर बन गया। आइए देखते हैं कि रॉबस्पियर ने क्या कहा। याद रखिए, रॉबस्पियर जो है वो कॉमन लोगों का फॉलोअर है। उसका कहना ये था कि जो वोटिंग राइट है वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए, वो सिर्फ जो है एरिस्टोक्रेट्स या फिर मिडिल क्लास तक ही नहीं रहना चाहिए। जो वोटिंग राइट है वो सबको मिलना चाहिए। ठीक है। तो उसने क्या किया, देश भर में एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट किया और हर जगह एक मास पनिशमेंट का सिस्टम बनाया। उसने क्या कहा कि हर उस आदमी को उसने एनिमी कहा कि जो है हम रिपब्लिक स्टैब्लिश करना चाहते हैं और हमारे देश में बहुत सारे एनिमी ऑफ रिपब्लिक हैं। कौन कौन? एक्स नोबेल, क्लर्जी, मेंबर ऑफ अदर पार्टीज़, इवन कि उसकी पार्टी के वो लोग जो कि उसको नहीं पसंद करते थे, उसकी बात से एग्री नहीं थे, उनको भी वो एनिमी ऑफ रिपब्लिक कह करके सबको मरवा दिया। सबको अरेस्ट किया, इम्प्रिजन किया, ट्राइड करके रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाया। नॉर्मल कोर्ट के इसको किनारे किया और कहा कि हम एक खास जो है रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, और वहाँ पर उन सारे लोगों के खिलाफ केस करके या तो मार डालता था या लंबी लंबी जेल में डाल देता था। इवन कि इसी टाइम एक साहब थे डॉक्टर गुलेटीन। ठीक है। इन्होंने एक डिवाइस बनाई गुलेटिव, और इन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम भी जो है गुलेटीन कहलाया। ठीक है। इस डिवाइस में क्या था, बेसिकली ये एक ऐसी मशीन थी जो कि जो है जिसमें आप देख सकते हो कि 2 पिलर्स हैं। ठीक है। और बीच में एक बड़ा सा ब्लेड आपको दिख रहा होगा। जिस भी आदमी को मारा जाना होता था उसको जो है ला करके इस मशीन पे ला के लिटा दिया जाता था और बाद में बटन दबाया जाता था और ये ब्लेड बहुत तेज़ी से नीचे आती थी और उसका गर्दन काट देती थी। आप यहाँ देख सकते हो कि बॉडी रखी हुई है और यहाँ पर एक आदमी है जो कि इस गुलेटिन को प्रेस कर रहा है। और ये जो पनिशमेंट का सिस्टम था ये पूरी तरह से पब्लिकली होता था, ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो कि किस तरह से जो है किसी अगर आपने सरकार के खिलाफ विरोध किया तो आपको इस तरह से पनिश किया जाएगा, पब्लिकली आपकी गर्दन काट दी जाएगी। तो डिवाइस का नाम क्या है? गुलेटिन। क्यों? जो है डॉक्टर गुलेटिन ने ही जो है इसको इन्वेंट किया था। मज़े की बात यह है कि जो डॉक्टर गुलेटिन थे उनको भी जो है इसी पे चढ़ाया गया रॉबस्पियर का विरोध करने का, और बाद में जो है रॉबस्पियर को भी इसी मशीन पे चढ़ाया गया। तो सोच के देखो कितने बड़े पैमाने पे लोगों को मारा जा रहा था कि बाकायदा इनको एक मशीन इन्वेंट करनी पड़ी जिससे कि लोगों को जो है मारा जा सके और लोगों के मन में खौफ पैदा किया जा सके। तो उन्होंने जो है बहुत सारे कानून बनाए रॉबस्पियर ने। सबसे पहला जो कानून था, वेजेज और प्राइस जो है उसने फिक्स कर दिए। कहा कि किसी आदमी को मैक्सिमम सैलरी कितनी दी जाएगी, फिक्स कर दिया। अब इसके कारण क्या, वर्कर नाराज़ हो गए। ठीक है। मीट और ब्रेड का राशन सिस्टम कर दिया। कोई भी आदमी ज़्यादा मीट या राशन नहीं खरीद सकता था, अनाज जो है नहीं खरीद सकता था। तो जो रिच थे वो नाराज़ थे। ठीक है। क्योंकि जितना राशन था वो उतना भी नहीं मिलता था। आप आज भी सरकारी कोटे की दुकान पे जाके देखो, अक्सर पता चलता है कि वो कम तौल रहे हैं, जो दे रहे हैं उसमें मिलावट कर रहे हैं। ये किया, किसानों को उसने फोर्स किया कि वो अपना अनाज शहर ला के बेचें और सस्ते रेट पे बेचें, जो रेट जो है सरकार ने फिक्स किया। किसान इसके लिए एग्री नहीं थे, किसान नाराज़ हो गए। उसने कहा कि जो भी महंगी चीज़ें हैं, ठीक है, इवन कि महंगा आटा, ठीक है, वाइट फ्लोर दैट इज़ कॉल्ड मैदा, ठीक है, उसने मना कर दिया। कहा कि जो है लोग वाइट फ्लोर आटा नहीं खाएंगे। अब देख के देखो सोसाइटी, दुनिया कैसे गोल गोल घूमती है। अब मैदा बनता कैसे? तो बेसिकली जो वीट होता है उसकी ऊपरी लेयर को हटा देते हैं तो ऊपरी लेयर ही जो है रूखी होती है। ठीक है। तो जो गरीब लोग थे तो वो नॉर्मली जो है वही आटा पिसवाते थे जिसमें चोकर होता था और वो खाते थे। ठीक है। सस्ती क्वालिटी का आटा। जो रिच लोग थे वो उस ऊपरी के छिलका को हटा लेने के बाद अंदर का जो प्योर वाइट पोर्शन होता है जिससे कि मैदा बनता है वो आटा खाते थे।
और आज के टाइम क्या हो रहा है कि हम स्पेशली कहते हैं कि नहीं साहब, ये जो है हमको चोकर वाला आटा चाहिए, और पतंजलि वाले उसको बहुत महंगे रेट पे बेचते हैं। इवन कि चोकर अलग से पैक होकर के बिकता है, और जो है जिसको आप जो है हॉर्लिक्स या दूसरी कंपनी के नाम से आप खाते हो। तो देखो दुनिया कैसे घूमती है। किसी ज़माने में अमीर लोग मैदा खाते थे, आज कहते हैं मैदा जो वाला जो ब्रेड है, वाइट ब्रेड, वो हमको नहीं खाना, हमको ब्राउन ब्रेड खाना है। और यहाँ पर जो है सरकार फोर्स कर रही है कि आपको ब्राउन ब्रेड खाना है, वाइट ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाना। वाइट ब्रेड अमीर लोग खाते थे, इसने कहा कि नहीं, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, सबके भीतर इक्वालिटी आनी चाहिए, इसलिए होल व्हीट वाला हमें ब्राउन ब्रेड खाना है। तो आप आगे चलते हो, उसने ये कंपलसरी कर दिया कि चाहे आप अमीर हो गरीब हो, सबको ब्राउन ब्रेड ही खाना है, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। उसने हर चीज़ को इक्वल करने की कोशिश की। उसने कहा कि जब भी जो है हमारे जो एड्रेसेस हैं, जैसे उस दौर में क्या होता था, सबको अलग अलग टाइटल दिए जाते थे, सर, मैडम, फ्रांस में मॉन्सेरे, और जो है मैडम, ये टर्म जो है यूज़ होता था। तो इसने कहा कि ये सारे ट्रेडिशनल टाइटल नहीं चलेंगे, सबको जो है एक ही टाइटल मिलेगा। जो मेल हो गए उनके लिए सिटियन, और जो फीमेल हैं उनके लिए सिटियन ने, ठीक है। उसने कहा सबके लिए एक ही कॉमन टैग होगा, कोई भी अपर एंड लोअर जैसा कुछ भी नहीं होगा। इवन कि उसने जो भी चर्चेज़ थे उसके जो चर्चेज़ को शट डाउन कर दिया, और सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उसको बैरक या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से देखोगे उसने सबको नाराज़ कर दिया। एक बार फिर से जो है उसके स्टेप्स को देखने की कोशिश करते हैं। रॉबस्पियर ने क्या किया, रेन ऑफ टेरर, उसके साम्राज्य का टाइम था। लीडर कौन है, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। पार्टी कौन सी है, जैकोबिन क्लब। फॉलोअर्स कौन से हैं, लोअर क्लास। पीरियड क्या है, 1793 और 1904, ठीक। क्या क्या स्टेप्स लिए, जो लड़ाई है अब 4 डायमेंशन में है। एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, जो सबसे पुराने वाले राजा और उसके समर्थक लोग थे। मिडिल क्लास हो गए, रॉबस्पियर के अपने लोअर सपोर्टर, और फॉरेन वाले तो अटैक कर ही रहे थे। इस तरह से जो फ्रांस की लड़ाई थी अब वो 4 डायमेंशन में सिविल वार चल रही है, ठीक है। एरिस्टोक्रेट्स, राजा के सपोर्टर। मिडिल क्लास, जिन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लोअर क्लास, जो कि रॉबस्पियर के सपोर्टर थे, और फॉरेन लोग जो इन्वॉल्व हो रहे थे। उसने क्या किया, सबसे पहले जो भी जो है जिस भी व्यक्ति ने उसका विरोध किया, सबको कहा कि आप जो है रिपब्लिक के एनिमी हो तो सबको मार डालो। उसने कहा कि जो है सबको पब्लिकली पनिशमेंट देना शुरू किया, और एक मशीन बनवाई गुलोटीन, जिसके तहत सबको पब्लिक पनिशमेंट करना शुरू किया। क्या क्या स्टेप्स थे, उसने फूड प्राइजेस फिक्स कर दी, मीट ब्रेड का राशनिंग शुरू कर दिया, सबको फोर्स किया कि अपना अनाज सस्ते रेट पे शहर में बेचोगे, सबको इक्वालिटी ब्रेड जो है दिलवाया, और फिर जो है सबके लिए कॉमन टाइटल कर दी, सिटियन एंड सिटियन, ठीक है। इसके बाद चर्चेज को उसने ब्लॉक कर दिया। जब इतने सारे स्टेप्स उसने लिए तो सारे लोग जो है उसके से एकदम से नाराज़ हो गए, सब लोग भड़क गए, क्योंकि जो गरीब लोग थे उनको जो है सामान नहीं मिल रहा, जो अमीर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, धार्मिक लोग हैं, चर्च बंद है, वो नाराज़ हैं, अमीर क्लास वैसे ही बराबर। तो कुल मिलाकर के फाइनली सारे लोग नाराज़ हुए, और अंत में खुद जो है रॉबस्पियर था उसके खिलाफ भी विद्रोह हो गया, और फाइनली उसके खिलाफ भी जो है देशद्रोह का चार्ज लगा, और जुलाई 1794 में उसको पकड़ा गया, और अगले ही दिन उसको भी जो गुलोटीन पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से रॉबस्पियर की जो गवर्नमेंट है वो भी फेल हो जाती है, और ये जो है पहले राजा की गवर्नमेंट, फिर पहला पार्लियामेंट बनता है वो भी ख़त्म, और ये जो है अगला जो गवर्नमेंट बनती है रॉबस्पियर की, ये भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ लिबर्टी, ठीक। एक साहब थे, रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, कैमली डेसमोलिन्स। उसने 1793 में जो है एक आर्टिकल लिखा, वो जो है रेन ऑफ टेरर के काफ़ी ख़िलाफ़ था। उसने क्या कुछ कहा, उसने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि जो लिबर्टी है वो एक बच्चे की तरह है, जिसको ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अप्लाई किया जाए। कहा रेवोल्यूशन जो है, लिबर्टी एक बच्चे की तरह है जिसको एक डिसिप्लिन में पालना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा यह गलत आइडिया है, एक्चुअल में ये उसका अपोजिट है। लिबर्टी का मतलब है कि हैप्पीनेस होना, रीज़न, तर्क होना, इक्वालिटी, जस्टिस होना, और हर एक के पास फंडामेंटल राइट होना। लेकिन उसने कहा कि जो है जो रॉबस्पियर का काम है वो क्या कर रहा था, सबको मार रहा था। उसने कहा कि आप जो है अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देना चाहते हो, क्या यह बेवकूफ़ी भरा नहीं है?
कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, आप सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दो। उसने कहा कि जब भी आप अपने एक दुश्मन को ख़त्म करते हो तो आप 10 नए दुश्मन बना देते हो जो कि उसके दोस्त रिश्तेदार है। सीधी सी बात है, आप किसी को अगर मारोगे, जान से मार डालोगे, तो उसके घर वाले आपके दोस्त तो बनेंगे नहीं, वो तो और दुश्मन बन जाएंगे। तो इस तरह से दुश्मनों को मार करके आप जो है सोचते हो कि देश में लिबर्टी आएगी, ये सही तरीका नहीं है। लिबर्टी का मतलब सबको खुशी, इक्वालिटी, फ्रीडम देना है, और आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। दूसरी ओर रॉबस्पियर क्या कह रहे हैं, रॉबस्पियर ने भी अपना स्पीच दिया था। उसने कहा कि हमारा देश जो है एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, चूँकि लगातार लड़ाई चल रही है, तो उसने कहा हमारे देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और देश में एक कंसोलिडेट डेमोक्रेसी और पीसफुल रूल लाने के लिए हमको लिबर्टी टायरनी के अगेंस्ट जो है एक लिबर्टी की वार छेड़नी है। उसने कहा कि हमें जो है अपने सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देना पड़ेगा, जो कि जो है हमारे देश के भीतर हैं या फिर बाहर हैं। इवन कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। कहा कि इस समय जबकि रेवोल्यूशन का पीरियड चल रहा है तो हमें जो है टेरर पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आतंक नहीं होगा तो लोगों के अंदर जो है जस्टिस की फीलिंग नहीं आएगी और यह बहुत रिजिड होना चाहिए आतंक। कहा कि यह हमारे देश, हमारे फादरलैंड, यूरोप में मदरलैंड नहीं होता, हम भारत को मदरलैंड बोलते हैं, यूरोप में फादरलैंड बोलते हैं। कहा कि इस फादरलैंड की यह अर्जेंट नीड है कि हमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लागू करना है, हमें टेरर इम्प्लीमेंट करना है, तभी जो है हमारा देश अच्छा हो पाएगा। और इसके लिए हमें अपने लिबर्टी के सारे एनमीज़ को ख़त्म करना है, और यह चीज़ टेरर से भी हो सकती है। तो दो अलग अलग व्यू हैं। रॉबस्पियर को लगता है कि आतंक होगा तो सारे लोग जो है सिस्टम में आ जाएंगे, और दूसरी ओर जो है जो उसके अपोजिट में लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आतंक से जो है आप लोगों को इक्वालिटी और दोस्त नहीं बना सकते। रॉबस्पियर ने कई बड़े बड़े जो है आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जिसके तहत लोगों के भीतर डिसिप्लिन और सिस्टम फॉलो हो। यहाँ पर ऐसी ही एक पिक्चर है जिसमें एंशिएंट रोमन एम्पायर से आप इंस्पिरेशन ले करके बड़े बड़े जो है फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। खैर, डायरेक्टरी रूल, अब रॉबस्पियर को मारा जा चुका है और जैकोबिन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। ठीक, इसके बाद लोगों ने फिर सोचना शुरू किया कि साहब अब क्या किया जाए। ठीक है, अब जो है जो नया क्लास पावर में आता है वो फिर अगेन वेल्दी और मिडिल क्लास ही था। अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि आज तक जितनी भी प्रॉब्लम रही है उसके पीछे एक ही वजह थी कि पावर एक आदमी के हाथ में थी, चाहे वो राजा था, चाहे रॉबस्पियर था या उसके पहले। कहा कि पावर को मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसे कई लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो उन्होंने एक नए तरह की गवर्नमेंट लॉन्च की विच वॉज कॉल्ड डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल में क्या था कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें 5 डायरेक्टर थे। ठीक है, 5 डायरेक्टर्स थे। और क्या क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने जो है फिर से जो गरीब लोग थे उनका सारा वोटिंग राइट छीन लिया। कहा कि नहीं, अगर आपके प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको जो है वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, एक की जगह 2 कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। उन्होंने 5 डायरेक्टर्स की एक टीम बनाई और कहा कि देश में कोई भी डिसीजन होगा ये 5 डायरेक्टर मिलजुल करके लेंगे, और अगर इनमें एक भी एग्री नहीं होगा तो एक्शन नहीं होगा। उनका सोचना था कि एक आदमी के हाथ में पावर रहती है तो वो पावर का मिसयूज़ करता है, तो जब 5 लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो काम अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा। सीधी सी बात है, आप सोचो कि एक स्कूल में अगर 5 प्रिंसिपल हों तो क्या होगा। होगा क्या कि ये कहेगा स्कूल हमारे हिसाब से चलना चाहिए, वो कहेगा हमारे हिसाब से चलना चाहिए, और फाइनली कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा। इवन कि जो लोअर एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी समझ नहीं पाएंगे, जो टीचर्स हैं, कि साहब हमको इस प्रिंसिपल की बात सुननी है कि उस प्रिंसिपल की बात सुननी है। तो होता क्या था कि ये डायरेक्टर्स आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते थे, ये उसकी बात मानने को तैयार नहीं, वो इसकी बात मानने को तैयार नहीं। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, वो आपस में लड़ रहे हैं और उनका डायरेक्टर से भी झगड़ा चल रहा है। तो सारा कुछ अजीब सा घालमेल हो गया और ये जो है डायरेक्टरी रूल भी जो है फेल हो जाता है। इसी टाइम एक और साहब थे, नेपोलियन। बेसिकली ही वॉज ए मिलिट्री कमांडर। ठीक है, जिस समय फ्रांस में जो है नेता लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, रोज़ रोज़ सरकार बदल रही है, उस टाइम नेपोलियन बोनापार्ट जो है आर्मी ले करके दूसरे कंट्रीज से लड़ाई लड़ रहा है और लगातार जीत रहा है। एक आध बार हारा भी, लेकिन उसने बहुत सारी विजयें पास की, जीती। तो इसका असर ये हुआ कि फ्रांस में आर्मी के प्रति ज़बरदस्त रिस्पेक्ट बढ़ती गई और नेताओं को जो है ज़बरदस्त गालियाँ पड़ती गई।
आप देख रहे हो कि 1789 से चल रहा है और ये जो है 1945 तक आ गया और अभी तक जो है सारे के सारे नेता आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि सरकार कैसे चले। तो डायरेक्टर से नाराज़गी हो गई और दूसरी ओर नेपोलियन के प्रति जो है रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। इसका असर ये हुआ कि डायरेक्टरी रूल ख़त्म करके नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाही इस्टेब्लिश होती है। एक बार फिर से डायरेक्टरी रूल को नोट्स के तहत देखने की कोशिश करते हैं शॉर्ट में कि डायरेक्टरी रूल ने कैसे काम किया था। सॉरी, ठीक है। तो डायरेक्टरी रूल जो है इसमें क्या क्या बातें थी, तो जैकोबिन ख़त्म होते हैं, उसके बाद वेल्दियर मिडिल क्लास जो है इस रूल को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें जो है जो पुअर्स के सारे वोटिंग राइट छीन लिए गए। इन्होंने जो है 5 मेंबर्स के डायरेक्टर्स का एक टीम बनाया और ये कहा कि ये पाँचों लोग मिलजुल करके ही काम करेंगे और अकेले कोई आदमी डिसीजन नहीं ले पाएगा। कोई भी डिसीजन लेने के लिए सभी डायरेक्टर्स को एग्री होना ज़रूरी था। उन्होंने का एक 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और जो है ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकें। प्रॉब्लम क्यों हुई, डायरेक्टर आपस में ही झगड़ा करते रहते थे जिसके कारण जो है फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और इसी इंस्टेबिलिटी के कारण जो है नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आता है। आप ज़रूरत लगे तो अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, फाइनली नेपोलियन पावर में आता है। ठीक है, नेपोलियन की कहानी अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो इस तरह से डायरेक्टरी रेवोल्यूशन भी ख़त्म होता है। डिड वेमेन हैव ए रेवोल्यूशन, वेमेंस का भी क्या रोल था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में वेमेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्टार्टिंग दौर से ही जो है यूरोप में जो वेमेंस थी वो बेसिकली पब्लिक स्पेस में इन्वॉल्व थी। कुछ हद तक घर के भी काम करती थी, लेकिन जो लोअर सेक्शन की जो वेमेंस थी वो पब्लिक स्पेस में भी आकर के बाहर काम करती थी। ठीक है, उनके भी कई सारे यूनियन बन गए थे और वो चाहते थे कि हमें भी जब रेवोल्यूशन हो रहा है तो हमें भी जो है कुछ राइट्स मिले। इवन कि उन्होंने यूनियन बना करके जो है प्रेशर देना शुरू किया रेवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट पे कि आप हमारी कंडीशन को इम्प्रूव कीजिए। मोस्ट ऑफ जो विमेन वर्कर थी वो बेसिकली थर्ड स्टेट की थी जिनको बाहर काम करने आना पड़ता था। काम क्या था, तो बेसिकली कपड़े सीना, कपड़े धोना, फ्लावर्स बेचना, फल सब्जियां बेचना या फिर जो है एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट जो है काम करना। ठीक है, जो वेमेंस थी उनको जो है एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। अगर आप रिच क्लास की नहीं है, रिच क्लास में एजुकेशन थी बट लोअर क्लास की वेमेन को एजुकेशन नहीं मिलती थी। ठीक है, उनकी जो शादियां होती थी उनके पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से कर देते थे, उनसे पूछने नहीं जाते थे, जैसा कि आज भी इंडिया में बहुत जगह पे चलता है। जो वर्किंग क्लास है, भले ही आप बाहर काम कर रहे हो फिर भी आपको घर का सारा काम करना होता था और इस तरह से उनकी लाइफ जो है मेन की तुलना में काफ़ी जो है लोअर कंडीशन में थी और वो इस कंडीशन को चेंज करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने बार बार जो है गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि साहब आप हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स दीजिए, हमें भी बेनिफिट्स दीजिए। उन्होंने बहुत सारे क्लब्स बनाए, ठीक है, और न्यूज़पेपर पब्लिश किया। लगभग 60 जो है विमेन क्लब बन गया उस ज़माने में। यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी बात थी। इन क्लब्स में द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, इनके डिमांड क्या थी, तो विमेंस को भी वही पॉलिटिकल राइट्स मिले जो मैन को मिल रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड ऑफ मैन एंड सिटीजन था वो महिलाओं के लिए नहीं था, साफ साफ लिखा था ये मैन एंड सिटीजन है, पुरुषों के लिए और जो है टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक, तो जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और ये कहा जाता है कि आपको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, आपको फंडामेंटल राइट भी नहीं मिलेगा, तो वो बहुत दुखी होती हैं और उन्होंने कहा कि हमको भी राइट टू वोट चाहिए, हमको भी जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमको भी जो है इलेक्शन लड़ना है। बट कोई सुनने को तैयार नहीं था। आगे क्या होता है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ अच्छे काम भी किए, वुमेंस के फेवर में कुछ अच्छे काम किए। जैसे उन्होंने कहा कि आपके लिए हम स्कूल खोलेंगे, हर एक लड़की के लिए स्कूल जाना कंपलसरी होगा। उनको ये अलाउ कर दिया कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, फादर अगर नहीं भी चाहते हैं तो आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो शादी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कहा कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आप शादी में नहीं रहना चाहते हैं तो आप डाइवोर्स दे सकते हैं। डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया और ये कहा गया महिलाएं चाहें तो वो भी जो है डाइवोर्स दे सकती हैं। वेमेन को कहा कि अब आप जो है जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप जो है अपना बिजनेस तक स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ हद तक चीज़ें दी, फैसिलिटीज़ दी, लेकिन जो बेसिक उनकी डिमांड थी कि हमको वोटिंग राइट चाहिए, हमको जो है सरकार बनानी है, वो राइट इनको नहीं दिया गया। रेन ऑफ टेरर के टाइम भी इनकी डिमांड चलती रही। अब लेकिन हुआ क्या, रेन ऑफ टेरर के टाइम जो है
कोशिशें तो थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, फोर्सफुली इनके सारे क्लब्स को बंद कर दिया और इनको इलीगल कर दिया। कहा कि देखो, जो रेन ऑफ टेरर है रॉबस्पियर, वो सारे मेल्स को जो है वोटिंग राइट देता है, इवन कि स्लेव्स को वोटिंग राइट दे देता है, लेकिन वो किसी भी हाल में फीमेल को वोटिंग राइट देना नहीं चाहता है। अब ये भी सोचो क्या अजीब सी कंडीशन थी। फाइनली इक्वल वेजेस की डिमांड उनकी चलती रही और जो है आप लगभग जो है उनको 200 साल लग गए और फाइनली उनको वोटिंग राइट कब मिला, 1946 में। यू कैन इमेजिन कि ये वो देश जो कि दुनिया को कितने बड़े एडवांस और डेवलप्ड कहते हैं, और उनको भी इतना टाइम लग गया वेमेन को वोटिंग राइट देने के, जबकि 1930 में ही जो है 1930 में ही इंडियन लीडर्स ने कह दिया था कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा उसी टाइम हम जो है मेल फीमेल सभी को वोटिंग राइट देंगे। और फ्रांस को भी जो है 200 साल लग गए और 1946 में जा कर के उनकी विमेंस को वोटिंग राइट दिया गया। यहाँ पर एक जो है केस स्टडी है ओलंपी डी गॉजेस की। तो ओलंपी डी गॉजेस कौन थी? तो बेसिकली ये एक रेवोल्यूशनरी वेमेन थी जो महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स के लिए जो है वो लड़ रही थी। तो उन्होंने जो है जैसे जो है मेल के लिए राइट्स था, तो वैसे ही उन्होंने कहा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन भी जो है उन्होंने डिमांड की। 1791 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन उन्होंने डिमांड की और जो है ये कहा कि जो है हमें भी वो सारे राइट्स मिलने चाहिए। जो ओलंपी डी गॉजेस थी उन्होंने जैकोबिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उन्होंने जो है विमेन क्लब बंद कर दिया था। इसी कारण उनके ऊपर जो है चार्ज लगा और फाइनली उनको भी जो है मार डाला गया। उनकी डिमांड क्या थी? तो वो सारे जो मेल के लिए जो राइट्स थे उसको उठा के उनमें वेमेन को ऐड कर दिया। कहा कि वेमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट। जो महिलाएं हैं वो भी जो है फ्री होती हैं और उनको भी मेन जितने राइट्स मिलने चाहिए। अगेन जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है उसका उद्देश्य जो है नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो वो नेचुरल राइट्स मेल के भी होंगे फीमेल के भी होंगे। लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ये मेल और फीमेल दोनों को मिलना चाहिए। जो सॉवरेनिटी है वो मेल और फीमेल दोनों में रहती है, ठीक है। जो जनरल विल है उसमें भी मतलब जो सरकार बनती है तो सरकार जो कानून है वो जनरल विल के बेस्ड होना चाहिए और ये जनरल विल में मेल और फीमेल दोनों की वॉइस इन्वॉल्व होनी चाहिए, सिर्फ मेल की वॉइस नहीं होनी चाहिए। जो रूल्स हैं वो सभी के लिए हों और सबके लिए जो उनके टैलेंट के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कोई भी विमेन एक्सेप्शन नहीं है, उनके खिलाफ भी आप केस चलाइए, उनको भी अरेस्ट कीजिए, उनको ही पनिश कीजिए, लेकिन मेन के जितना ही, उनके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये इनकी डिमांड थी ओलंपी डी गॉजेस की कि हमारे साथ मेल जैसे ही ट्रीट कीजिए, हमारे साथ भेदभाव मत कीजिए। इसी टाइम जो है एक और साहब थे, उनका क्या रिएक्शन था, जैकोबिन लीडर थे, उन्होंने क्या कहा। वो नहीं चाहते थे कि साहब महिलाओं को इक्वल राइट मिले और उन्होंने जो है विमेंस क्लब को बंद करने के पीछे क्या लॉजिक दिए, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि हैज़ नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मैन, ठीक है। क्या जो है नेचर ने हमें डोमेस्टिक ड्यूटीज़ दी है, पुरुषों को डोमेस्टिक ड्यूटीज़ दी है? नहीं। क्या जो है शी जो है यहाँ पे नेचर के लिए हो रहा है, क्या जो है नेचर ने हमें ब्रेस्ट दिए हैं कि हम बच्चों को दूध पिला पाएँ? नहीं। मीन्स नेचर नहीं चाहती कि पुरुष जो है घर के काम करें। नेचर ने, शी सेड टू मैन, नेचर ने पुरुषों को कहा कि तुम पुरुष बनो, हंटिंग करो, एग्रीकल्चर करो, पॉलिटिकल ड्यूटी करो, यह आपका काम है। नेचर ने महिलाओं से कहा है कि तुम एक महिला बनो, आप घर के काम करो, अपने जो है मदरहुड की ड्यूटी निभाओ, वो सारे काम जो तुमको असाइन किए गए। कहा कि वो जो है बड़ी जो है शेमलेस औरतें हैं जो ये कहती हैं कि हम मेन जैसे हो सकते हैं। कहा नेचर ने जब साफ साफ डिवाइड किया है कि घर का काम औरतें करेगी, बाहर का काम पुरुष करेंगे, तो ये क्यों फालतू का दिमाग लगा रही हैं? ये गलत है, महिलाओं को बाहर का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी सोच थी। आज भी कुछ ऐसे नमूने हैं जो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, बट ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, कम से कम सरकार की ओर से। हालांकि सऊदी अरब और कुछ एक कंट्रीज़ में आप जाओगे तो आज भी महिलाओं पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जो कि आप जो है 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स में आपको उसका रेफरेंस मिलेगा। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। आप देखोगे कि फ्रेंच सोसाइटी हमेशा से ही जब रेवोल्यूशन चल रहा है तो इक्वालिटी की बात कर रही है। तो ऐसे केस में सवाल उठने लगा, क्या इक्वालिटी जो है स्लेव्स के लिए भी होगी? ठीक है। आप तो जैकोबिन्स जो है वो स्लेव्स को इक्वल स्टेटस देने के लिए तैयार थे। अच्छा, स्लेव्स की क्या कहानी थी? तो बेसिकली जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, फ्रांस के लोगों ने अमेरिका और दूसरी जगहों पे अपनी कई कॉलोनीज़ बनाई थी, ठीक है। कैरेबियन इलाकों में
ग्वाडेलोपे एंड सैन डोमिंगो, इनकी कुछ कॉलोनीज़ थी जहाँ पर वो बड़े पैमाने पर टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी ये सब उगा करके यूरोप को एक्सपोर्ट करते थे और काफ़ी सारा पैसा जनरेट करते थे। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी कि यूरोपियन लोग जो है वो वहाँ जा कर के खेत पे काम करने को रेडी नहीं थे। ठीक है, और उनको ले जाना महंगा ही पड़ता। तो यूरोपियन ने इसका इजी सॉल्यूशन निकाला कि वो अफ्रीका से स्लेव्स खरीदते थे। ठीक है, एक बार जो है वर्ल्ड मैप पे इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये अमेरिका में इनकी कॉलोनीज़ थी, चूँकि पॉपुलेशन यहाँ की बहुत कम थी, मोस्ट ऑफ मारे गए थे। तो वो करते क्या थे, अफ्रीका से स्लेव्स खरीदा, अमेरिका ले जा कर के बेच दिया किन्हें, जो वहाँ खेती कर रहे हैं, और प्रॉफिट लेकर के वापस अपने घर पहुँच गए। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल सा बन गया था, जिससे जो है फ्रेंच जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत कमाई होती थी। ठीक है, सॉरी एक बार गड़बड़ सा कर दिया। फ्रेंच ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा जो है कमाई होती थी। ठीक, अफ्रीका से स्लेव खरीदा, अमेरिका बेचा, प्रॉफिट लेके घर आ गए। और अमेरिका में चूँकि बड़े बड़े खेत थे, ज़मीनें बहुत ही बेपनाह, तो इस ट्रेड से इनको बहुत ज़्यादा कमाई होती थी। तो जब ये डिस्कशन आना शुरू हुआ कि स्लेव्स रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, अच्छा एक छोटा सा रेफरेंस आ रहा है बोर्डुएक्स और नांतेस, दो पोर्ट का, जहाँ से जो फ्रेंच मर्चेंट जो है अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका से स्लेव पकड़ करके अमेरिका में बेचते थे। ये मैप स्किल में आपके एग्ज़ाम में आता भी है, बोर्डुएक्स और नांतेस। एक बार जो है फ्रांस के मैप में भी देख लेते हैं। ये आपका फ्रांस का मैप हो गया। कैसे लोकेट करोगे, समंदर के ठीक पास नांतेस, बोर्डुएक्स, पेरिस जनरली पूछता नहीं है बट ये हो गया पेरिस, और एक मार्साइल्स। ठीक है, जहाँ से जो है जो फ्रेंच सैनिक चले थे, और यहीं पर जो मार्साइल्स जो है वो इनके जो नेशनल एंथम है उसकी रचना हुई थी। बेसिकली नांतेस और बोर्डुएक्स यही दो मैप में पूछता है। ठीक है, क्यों फेमस थे, तो बेसिकली स्लेव ट्रेडिंग के लिए ये शहर बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। तो इससे जो है वो अफ्रीका जाते थे और अफ्रीका के लोगों से, जो बड़े बड़े जो सरदार थे, उनसे जो है स्लेव्स खरीदते थे। उसके बाद उनको उनके ऊपर निशान लगा दिए थे, ब्रांड के निशान लगा दिया था ताकि भागे ना, और उसके बाद जानवरों की तरह कस के जो है जहाज़ों में भर दिया जाता, और 3 महीने की लंबी जर्नी के बाद वो उनको अमेरिका ले जा कर के बेच दिया जाता था। इस पूरी जर्नी में हज़ारों की लाखों की संख्या में जो स्लेव्स थे वो मारे जाते थे, बट इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, और इससे इनको बहुत ज़्यादा कमाई होती थी। अब जबकि जो है नेशनल असेंबली बनती है तो उसमें सवाल आने लगा कि जो इनकी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर जो है स्लेव, वहाँ पर इक्वालिटी दी जाए या नहीं दी जाए। बट समस्या क्या थी कि इस असेंबली में बहुत सारे जो है रिच बिजनेसमैन थे जो बिल्कुल भी इस बात के लिए रेडी नहीं थे कि जो स्लेव्स हैं उनको इक्वालिटी दी जाए। तो फाइनली कोई बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन 1794 में जब जैकोबिन गवर्नमेंट आती है, उसने साफ साफ कहा कि हम सारे स्लेव्स को फ्रीडम दे रहे हैं। ठीक है, सारे स्लेव्स को इक्वल स्टेटस दे रहे हैं कि चाहे आप ब्लैक हो, चाहे आप वाइट हो, चाहे आप स्लेव हो, चाहे यूरोपियन हो, हम सभी को इक्वल स्टेटस दे रहे हैं। यहाँ पर उसी का जो है एक सिंबल बनाया हुआ है कि 1794 में इनको इक्वालिटी दे दी गई। बट अगेन बिजनेसमैनों को ज़बरदस्त लॉस होने लगा। इसके बाद होता क्या है कि फाइनली जब नेपोलियन पावर में आता है, नेपोलियन कहानी अभी आगे देखेंगे, उसने फिर से जो है स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कहा। उसने कहा कि जो फ्रीडम है, आप जो प्लांटेशन ओनर हैं उनको ये फ्रीडम है कि वो जो है दूसरे लोगों को स्लेव बना सकें। उनका कहना ये था कि ये जो स्लेव्स हैं ये बहुत लो लेवल पे लोग हैं, और अगर जो है ये वाइट्स के कांटेक्ट में आएंगे, उनके स्लेव बनेंगे, तो उनके साथ जो है ज़िंदगी जीने का सलीका सीख लेंगे और इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। सोच के देखो क्या सोच थी। ठीक है, तो इस तरह से नेपोलियन ने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया। 1794 में स्लेवरी ख़त्म होती है जैकोबिन्स के द्वारा, और नेपोलियन ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया, और फाइनली 1848 में जा कर के स्लेवरी ख़त्म होती है। अब सोच के देखो, 1848 में इन्होंने स्लेव्स को फ्रीडम दे दी, लेकिन 1942 लग गया, 100 साल लग गए ये सोचने में कि महिलाओं को भी जो है फ्रीडम और इक्वालिटी और जो है पॉलिटिकल राइट की पॉसिबिलिटी मतलब दी जा सकती है। द रेवोल्यूशन इन डेली लाइफ। ठीक है, जो रेवोल्यूशन था सिर्फ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में नहीं था। जैसा कि बताया गया था, फ्रेंच लोग जो है काफ़ी पढ़े लिखे और जो है काफ़ी जो है इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे।
ठीक है, जहाँ पढ़ने लिखने का बहुत सारा कल्चर था। तो इसके कारण उन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया, बहुत सारे कानून बनाए जिसके तहत ये इंश्योर करने की कोशिश की कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी है वो डेली लाइफ में आ जाए। याद रखिए, उन्होंने जो है एक एक ड्रेस को चेंज किया कि एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए, एक जैसा ब्रेड होना चाहिए, लैंग्वेज उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया, ठीक है, ताकि जो है लोगों की सोच में चेंज आए। इसी तरह से 1789 में उन्होंने सेंसरशिप ख़त्म कर दिया। पहले क्या होता था कि कोई भी बुक पब्लिश करने से पहले आपको राजा से परमिशन लेनी होती थी कि, और राजा के लोग जो है यह चेक करते थे कहीं ऐसा तो नहीं है राजा के खिलाफ है। बट इन्होंने ये फ्रीडम दी कि हर कोई जो है किसी भी चीज़ पर बुक पब्लिश कर सकता है। आप देखोगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन में साफ साफ लिखा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि हर एक को बोलने और लिखने की फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, जिसकी डिमांड आज तक कही जाती है। और बड़े पैमाने पे न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स जो है पब्लिश होने शुरू हुए और जो है लोगों तक पहुँचे। इसके कारण लोगों के भीतर अवेयरनेस पहुँची और जो है रेवोल्यूशन इतने बड़े पैमाने पर फैल पाया। कई सारे जो है प्लेज लिखे गए, सॉन्ग्स लिखे गए, नए नए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए गए, जो कि जो है लोगों के भीतर लिबर्टी और जस्टिस की फीलिंग डेवलप करने के लिए थे। यहाँ पर एक बड़ा शानदार सा जो है एक जो है व्यंग्यात्मक पिक्चर है। आप देखोगे एक जो है पैट्रियाटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस, एक देशभक्ति वाला फैट कम करने वाला प्रेस है। यहाँ देखोगे कि एक अमीर जो है एलिट क्लास को लाया जा रहा है, उसको एक मशीन में डाल के प्रेस किया जा रहा है और फाइनली वो कितने पतले होते जा रहे हैं। एक्चुअल में वो कर क्या रहे थे कि सबकी प्रॉपर्टी को छीन लेते थे, फाइनली वो आदमी गरीब होकर के सबके बराबर हो जाता था। तो वही दिखाया कि हमारा सिस्टम जो है एक फ़ैट रिड्यूसिंग प्रेस की तरह है, जो अमीरों को सबको इक्वल स्टेटस पे लेकर के आ जाता है और इस तरह से जस्टिस लोगों को दी जाती है। ठीक है, कॉन्क्लूज़न। अब आते हैं नेपोलियन की कहानी पे। तो नेपोलियन के साथ क्या था कि नेपोलियन जो है वो इजिप्ट से एक लड़ाई हालांकि हार करके ही आया था, लेकिन लोगों के मन में नेपोलियन के प्रति एक ज़बरदस्त आस्था थी। क्यों? क्योंकि यूरोप में उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और हर बार जीतता गया था। दूसरी ओर लोग अपने नाराज नेताओं से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। फाइनली नेपोलियन को एक बढ़िया मौका मिला और उसने क्या किया, कुछ एक डायरेक्टर्स को अपने फेवर में लिया और गवर्नमेंट सरकार का तख्ता पलट कर दिया और फाइनली खुद पावर में आ गया। पावर में आने के साथ ही जो है थोड़े ही टाइम बाद उसने किया क्या कि नेपोलियन ने फ्रांस को फिर से राजशाही डिक्लेयर कर दिया और ख़ुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। मीन्स जिस राजा की कहानी शुरू हुई थी, याद रखिए राजा को हटाने से ही जो है पूरी फ्रांस की कहानी शुरू हुई थी और फिर से जो है नेपोलियन राजा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट उसने बाकी कंट्रीज़ पे अटैक करना शुरू किया। आसपास की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर अटैक करना शुरू किया, वहाँ के पुराने राजघरानों को उखाड़ के फेंकना शुरू किया। सारे जो पुराने राजा थे सबको उसने मार के भगा दिया और अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ फिट करना शुरू किया। उसने जो है खुद को ऐसे प्रेजेंट किया कि मैं यूरोप का मॉडर्नाइजेशन हूँ, यूरोप को बेहतर करने आया हूँ। कई सारे अच्छे काम किए। उसने ये इंश्योर किया कि हर एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो। उसने एक यूनिफॉर्म सिस्टम लॉन्च किया, पूरे जो है जितने इलाके पर रूल कर रहा था। पहले क्या था, हर गांव मोहल्ले में अलग अलग कानून थे, तो उसने कहा कि एक जैसा कानून होगा। वेट एंड मेजर्स, हर गांव मोहल्ले में अलग अलग तरह से जो है वेट मेजर्स होते थे। उसने कहा कि स्टैंडर्डाइज होगा, हर जगह एक वजन काम होना चाहिए। स्टार्टिंग दौर में लोगों ने नेपोलियन का वेलकम किया कि वो आदमी है जो सबको फ्रीडम दिला रहा है, राजाओं की तानाशाही से मुक्ति दिला रहा। बट सून लोगों को लगने लगा कि यार ये मुक्ति नहीं दिला रहा, एक्चुअल में ये अपने लोगों को ही हमारे इलाके में फिट कर रहा है और इसके लोग उतने ही बुरे हैं जितने कि जो है पुराने राजा लोग होते थे। फाइनली जितने लोग थे आसपास के राज्यों के वो इससे नाराज़ होते हैं। उन्होंने एक यूनियन बनाया और वाटरलू में 1815 में इसको डिफ़ीट किया और फाइनली नेपोलियन हार जाता है। एक बार फिर से नेपोलियन की कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन जो है नेपोलियन ने क्या क्या रिफॉर्म किए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया, यूनिफॉर्म जो है वेट एंड मेजर सिस्टम लॉन्च किया, एक समान जो है कानून लॉन्च किया, टैक्स सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि सबको एक जैसा टैक्स देना, एडमिनिस्ट्रेशन को उसने स्टैंडर्डाइज़ किया, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था, स्टैंडर्डाइज़ कर दिया। दो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं कि 1804 में जब वो राजा बनता है और 1815 में वाटरलू में जब उसको हरा दिया जाता है। ठीक है, फाइनली नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप के राजा लोग मिल करके फिर से जो है फ्रांस से पुराने राजा को स्टैब्लिश कर देते हैं। इस चैप्टर का मकसद क्या है?
इस चैप्टर में अब हमने ये देखा कि फ्रांस में लोग जो है इक्वालिटी लिबर्टी के लिए जो है लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये चाहते थे कि सारा जो चेंज है वो बहुत तेज़ी से हो, बहुत तेज़ी से हम रेवोल्यूशन करके हम देश को बदल दें। कई बार हम सब भी सोचते हैं कि यार सारे नेता चोर हैं, सब करप्टेड हैं, सबको एक लाइन से खड़ा करके गोली मार देना चाहिए और देश को जो है मिलिट्री को पकड़ा देना चाहिए, ठीक है। लेकिन सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्रांस का इतिहास हमें बताता है कि हमें जो है आइडियल्स के लिए लड़ना तो चाहिए, लेकिन जो रिफॉर्म धीरे धीरे होते हैं, जैसे ब्रिटेन का इतिहास है, वहाँ डेमोक्रेसी एक साथ नहीं आया, वहाँ डेमोक्रेसी जो है लगभग 600-800 साल तक जो है धीरे धीरे रिफॉर्म्स आए। और फ्रांस के लोग इमीडिएट जो है रिफॉर्म चाहते थे। इसका असर क्या हुआ कि आप देखोगे 1789 से प्रॉब्लम चल रही है और 1815 तक जो है पूरा फ्रांस डिस्टर्ब रहता है। क्या 1815 के बाद सिचुएशन कंट्रोल हुई? नहीं, उसके बाद भी रेवोल्यूशन चलते रहे, राजा आते रहे, मरते रहे, लड़ाई होती रही, और ये जो है 1950 तक जो है ये लड़ाई चलती रही। मतलब 200-250 साल तक जो है पूरा फ्रांस जो है ज़बरदस्त डिस्टर्ब रहा। और फ्रांस एक ज़माने में यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री था, वो काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया। तो सडन चेंजेस लाइफ में ख़तरनाक होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आप शॉर्टकट लोगे ना, कई बार वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। अगर आप धीरे धीरे काम करते हो, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो आप निश्चित तौर पे खुद को बेहतर बना लोगे, ठीक है। आप ये चाहोगे कि एक दिन में पढ़ करके हम IAS बन जाएंगे, नहीं हो सकता। आपको हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कई बार होता क्या है, पढ़ाई के लिए जो है हम सोचते हैं अरे नहीं यार एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, और पता चलता है लास्ट में इतना प्रेशर आता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते। इसलिए साल भर हमको पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये तो खैर साइड से टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। सिंपली फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी की जो बात कही, ये पूरी दुनिया भर में जो है लागू हुए और दुनिया भर के लोगों ने इनसे इंस्पिरेशन लिया। इवन कि जो कॉलोनी के लोग थे, अलग अलग कॉलोनी के इंक्लूडिंग इंडिया, उनके लीडर्स भी इनसे इंस्पायर होते हैं। भारत में 2 बड़े नाम थे, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, जो कि इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और वो चाहते थे कि हम जो है, यहाँ एक छोटा सा रेफरेंस है, 1830 के आसपास राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड में थे और उनको पता चला था कि एक जो है फ्रेंच वॉरशिप आई हुई है जिस पर रेवोल्यूशनरी झंडा फहरा हुआ है, तो ये उसको देखना चाहते थे, जबकि जो है वो खुद उनका एक्सीडेंट होकर रखा था। इस हद तक वो इनसे इंस्पायर थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया भर में रेवोल्यूशन और डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी की लड़ाई को इंस्पायर किया है और इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट रहा है। इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।